गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बुक में जो चैप्टर नंबर 7 है पंच लाइट वो शुरू करेंगे। पंच लाइट का क्या मतलब है, किसने लिखा है, ये पहले हम जान लेते हैं। तो जो पंच लाइट है वो किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु ने जो ये है पाठ है पंच लाइट वो लिखा है। और ये क्या है, आंचलिक जगत कथा लिखने के अंदर जो है नींव जो इन्होंने रखी थी। आंचलिक का मतलब होता है कि किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र के ऊपर, किसी प्रांत के ऊपर जब हम किसी कथा की रचना करते हैं तो उसे कहते हैं आंचलिक कथा या आंचलिक रचना करना। तो हिंदी जगत के अंदर आंचलिक कथा लिखने का जो प्रारंभ है वो किसने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है वो शुरुआत की थी। और फणीश्वर नाथ रेणु का जो जन्म है वो 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास आरोही किन्ना गांव में हुआ। इतने से लाइन के अंदर, इतने से पैराग्राफ के अंदर क्या है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि आंचलिक कथा की नींव किसने रखी? फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु ने कौन सी कथा की नींव रखी? आंचलिक कथा की। उनका जन्म कब हुआ? 4 मार्च को 1921 में। कहाँ हुआ? बिहार में। कौन से जिले में? कि बिहार के अररिया जिले में। उसके बाद कौन से गांव में? आरोही हिंगना गांव में हुआ। उसके बाद रेणु जी की शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। तो रेणु जी की शिक्षा के बारे में, फणीश्वर नाथ रेणु की जो शिक्षा है उसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने जो अपनी शिक्षा है वो कहाँ से ग्रहण की? तो भारत और नेपाल से जो उन्होंने शिक्षा है वो ग्रहण की। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूटपट। उसके बाद है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सन 1942 में इंटरमीडिएट करने के बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कि इसका मतलब है कि उन्होंने क्या है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से क्या है 1942 के अंदर अपनी इंटरमीडिएट जो है खत्म की थी। तो इंटरमीडिएट होता है अपनी 12वीं कक्षा या +2। जो अपनी +2 की पढ़ाई उन्होंने कहाँ से की थी? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने की थी 1942 में। उसके बाद क्या है कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भी जो है हिस्सा लिया। सन 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी भाग लिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि उन्होंने 1950 में कौन से आंदोलन के अंदर जो है भाग लिया था? तो आप लिखोगे नेपाली क्रांति। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नेपाली क्रांति आंदोलन है उसमें फणीश्वर नाथ रेणु ने किस साल जो है भाग लिया था? तो 1950 के अंदर उन्होंने भाग लिया था, जिससे नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। तो नेपाल के अंदर जो जनतंत्र की स्थापना कब हुई? 1950 में। किस क्रांति के बाद? नेपाली क्रांति के बाद। ये सारा ध्यान रखना है। उसके बाद है सन 1952 या 53 में वे अत्यधिक क्या है बीमार रहे। तो फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में पूछा जा सकता है कि वो अत्यधिक होता है सबसे ज्यादा जब बीमार है वो किस सन में रहे? तो 1952-53 के अंदर क्या है अत्यधिक बीमार रहे। इसके बाद इनकी रुचि साहित्य लेखन में हुई। तो जब वो बीमार रहे उसके बाद उन्होंने कौन से लेखन के अंदर जो है उनकी रुचि हुई? तो साहित्य लेखन के अंदर क्या है उनकी रुचि बढ़ी। इनके उपन्यास जो महिला अंचल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपन्यास है वो है। इन्हें अल्प समय में ही हिंदी के बड़े कथाकार का दर्जा दिलवा दिया। अल्प होता है छोटे से या थोड़े समय के अंदर। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, थोड़े समय में ही हिंदू के बड़े कथाकार का दर्जा दिलवा दिया। इसके लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो आप लिखोगे, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से उपन्यास के बाद इनको जो पद्मश्री का से सम्मानित किया गया? तो लिखोगे मैला आंचल। और मैला आंचल
यह पद्मश्री किसके लिए उनको दिया गया, तो लिखोगे मैलांचल के लिए। उसके बाद इन्होंने कौन कौन सी जो साहित्यिक कृतियाँ लिखी हैं, साहित्यिक रचनाएं जो की हैं। सबसे पहले उपन्यास देख लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से जो उपन्यास है वो लिखे हैं। उन्होंने लिखा है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड। और उन्होंने कौन कौन सी जो कथा संग्रह है लिखे हैं, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निकोर, अच्छे आदमी। और उन्होंने कौन कौन सी जो कहानियाँ हैं वो लिखी हैं, मारे गए गुलफाम। तो मारे गए गुलफाम जो कहानी है वो किसमें दी गई है, तीसरी कसम में। लाल पान की बेगम, पंचलाई, तबे एकला चलो रे हेस। ये सारी जो है उनकी कहानियों के नाम हैं। और जो मारे गए गुलफाम जो है वो तीसरी कसम जो उनकी पुस्तक है उसके अंदर दी गई है। रिपोर्ताज, ऋणजल, धन जल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, ये सारे उनके रिपोर्ताज। उसके बाद उनका जो निधन है वो कब हुआ, 11 अप्रैल सन 1970 को इनका जो निधन है वो हो गया। तो इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर ही आपकी 10 क्वेश्चंस लगभग बनते हैं। उनका जन्म, उनका नाम, उन्होंने कहाँ से शिक्षा ली, उनका जन्म किस जिले में हुआ, किस गांव में हुआ, उन्होंने कौन कौन सी जगह से जो शिक्षा है वो ली, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरमीडिएट की, किस साल में उन्होंने इंटरमीडिएट की, नेपाली क्रांति के अंदर उन्होंने कब भाग लिया, किस सन के अंदर भाग लिया, ठीक है। उसके बाद वो किस सन के अंदर जो है वो अत्यधिक बीमार रहे, उनकी जो रुचि है वो किस लेखन के अंदर थी, उन्होंने सबसे पहला जो उपन्यास है वो कौन सा लिखा, उसके लिए उनको कौन से जो अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसमें हमने देखी हैं। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं, कौन सी कथा लिखी है, कौन सी कहानियाँ लिखी हैं, कौन सी रिपोर्टाज लिखी हैं। उसके बाद उनका जो निधन है वो कब हुआ, तो उनका जो निधन है वो 11 अप्रैल सन 1970 को क्या है इनका निधन हो गया। तो हमने देखा कि जो आपकी पुस्तक के अंदर चैप्टर दिया है पंचलाई, उसको किसने लिखा है, फणीश्वर नाथ रेणु ने। तो उनके बारे में हमने काफ़ी कुछ जो है जान लिया है। तो अब हम आगे देखते हैं कि उन्होंने इस पाठ के अंदर जो है आपको क्या कहने की कोशिश की है। पंचलाई लिखने के जो फणीश्वर नाथ रेणु के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से रहे हैं, शिक्षा जीवन का आवश्यक अंग है। तो पंचलाई के माध्यम से हम देखेंगे कि शिक्षा का उन्होंने क्या महत्व बताया है, क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है हमारे लिए, यह बताया है। बताना का मतलब बताया है। ग्रामीण संस्कृति के बारे में बताया है और मनोरंजन जो है, मनोरंजन साधन के बारे में भी इस पाठ के अंदर जो आपको बताया गया है। तो सबसे पहले जो पाठ प्रवेश करते हैं, पाठ पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या इसमें दिया गया है। तो ग्रामवासियों के जीवन का यथार्थ रूप प्रस्तुत करती है। यह जो आपको पंचलाई पाठ दिया है इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि ग्रामवासियों के जीवन का यथार्थ होता है, जैसा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं वो रूप जो है आपको दिखाने की कोशिश की गई है। ग्रामीण भाषा का जो प्रयोग किया गया है, उनके हृदय की सरलता का, पंचों पर विश्वास की, जो भी जैसे ग्रामीण या गांवों के अंदर जो है सरपंच होते हैं, पंच होते हैं, उन पर किस तरह से वो विश्वास करते हैं। अनपढ़ता के बारे में बताया गया है कि जो गांव के लोग हैं वो अनपढ़ है, उनकी सोच कैसी है, नई तकनीकी से अनजान होने से उत्पन्न कठिनाइयाँ और अनपढ़ होने के कारण जो वो नई टेक्नोलॉजी आ रही, नई तकनीक आ रही है, उससे वो किस तरह से अनजान है और कौन कौन सी जो कठिनाइयाँ हैं उनका वो सामना करना पड़ता है। ये सारी की सारी जो बातें हैं वो इस पाठ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम आगे जो अपना पाठ है वो शुरू करते हैं, देखते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु जी क्या कहते हैं इस पाठ के माध्यम से हमें।
पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके मत्तो टोली के पंचों में पेट्रोमैक्स खरीदा है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति का अलग अलग सभा चट्टी है। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंच लाइट कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने की जो भी पिछले 15 महीनों के अंदर लोगों से जो भी दंड के पैसे लिए गए हैं या जो भी लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया है, उनके जितने भी पैसे आए हैं उसमें रामनवमी के मेले से क्या है, पंच लाइट जो है खरीदी गई है। तो यहाँ पर जो पंच लाइट का मतलब है कि पंच लाइट का क्या मतलब है? पंच लाइट का मतलब है कि लालटेन जिसके अंदर हम तेल डाल के लालटेन को जलाया जाता है कि जब लाइट नहीं होती थी उस टाइम जो है ये लालटेन काम आती थी रोशनी देने के लिए। तो उसको जो लालटेन को क्या है यहाँ पे पंच लाइट का नाम दिया गया है। उसके बाद है हर एक जाति, इसके अंदर क्या है, गांव के अंदर टोटल कितनी पंचायतें हैं? गांव के अंदर 8 पंचायतें हैं। ये भी आपको याद रखना है। पेट्रोमैक्स कहाँ से खरीदा? रामनवमी के मेले से। पैसे जो है पंचायत ने कहाँ से इकट्ठे किए? लोगों से दंड जुर्माना करके पैसे जो है वो इकट्ठे किए। हर एक जाति का अलग अलग सभा चट्टी होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि हर एक जाति का अलग अलग क्या होता है, तो वहां पर आप लिखोगे सभा चट्टी होता है। तो सभा चट्टी का मतलब होता है कि सभा स्थल की जहाँ जिस जगह पर बैठकर जो है सभा की जाती है, जिस स्थान पर बैठकर जो है सभा की जाती है उसको बोलते हैं सभा चट्टी। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सभी पंचायतों के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो वहां पर आप लिखोगे दरी, जाजिम होते हैं बड़ी सारी चादर। शतरंजी का यहाँ मतलब होता है सतरंजी का मतलब होता है 7 रंग की जो दरी है बड़ी सी, वो भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले क्या है लालटेन कहते हैं। तो हमने पंचायत के अंदर क्या क्या देखा? एक तो पंच लाइट जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं, सतरंजी और जाजिम दरी, ये जो 4 चीजें हैं वो हमने क्या है पंचायत के अंदर देखी। उसके बाद जो पंच लाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपए जो बच गए हैं इससे पूजन की सामग्री खरीद ली जाए। कि पंच लाइट खरीदने के बाद कितने पैसे उनके पास बचते हैं। पंचों के मेले जो तय किया कि उनके पास जो 10 रुपए बचे हैं उनका वो क्या खरीदेंगे, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना पूजा की जो सामग्री है वो खरीद ली जाए। बिना नेम टेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में विपुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। तो पंच के जो मेंबर हैं वो क्या बात करते हैं कि पंच लाइट खरीदने के बाद क्या है कि उनके पास कितने पैसे जो हैं बच जाते हैं। उनके पास 10 रुपए बच जाते हैं और वो 10 रुपए की क्या खरीदते हैं? पूजन की सामग्री खरीदते हैं। और बिना नेम के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में विपुल बनाने के पहले बलि दी जाती थी। तो यहाँ बात हो रही है कि बिना किसी नियम के शुभारंभ जो है पुनः का मतलब होता है शुभारंभ किसी चीज का करना, इनॉग्रेशन करना। और नेम टेम का मतलब होता है बिना किसी नियमों के या कोई ऐसी तारीख नहीं दी गई है कि ऐसा कोई मुहूर्त जो है नहीं है, फिर भी जो क्यों ऐसी जो पूजा सामग्री है वो खरीदी जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है कि अंग्रेज बहादुर के राज में भी क्या है कि पुल बनाने के पहले क्या है किसी की बलि दी जाती थी। तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि बिना किसी मुहूर्त के, बिना किसी चीज का जो है शुभारंभ नहीं करना चाहिए। क्यों हम जो पूजा की सामग्री है वो खरीदें? कि अंग्रेजों के राज में क्या होता था, जब कोई नई चीज बनानी होती थी तो किसी को क्या है बलि का बकरा तो बनना ही पड़ता था।
उसके बाद मेले के सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान, पंच वगैरह। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीदी महतो। तो इसके बाद देखते हैं कि वहाँ से जो पूजन सामग्री की बात होने के बाद क्या है कि सभी क्या है पंच गांव लौटते हैं। सबसे आगे पंचायत, तो ये पूछा जा सकता है कि जब वो गांव लौटे मेले से तो सबसे आगे कौन था, तो लिखेंगे कि पंचायत का जो छड़ीदार था वो सबसे आगे था। उसने अपने माथे पर क्या रखा हुआ था, डिब्बा रखा हुआ था। उसके बाद उसके पीछे कौन था, सरदार, दीवान और पंच वगैरह क्या है छड़ीदार के पीछे थे। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगी झाने में टोक दिया। तो जैसे ही जो पंच हैं वो गांव के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहले उनको कौन टोक देता है, ब्राह्मण के टोले से जो फुटंगी झा है वो उन्हें टोक देता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ब्राह्मण उनको टोकता है वो क्या कहता है उसे, तो पूछता है पंचों से वो कि कितने में ये लालटेन खरीदी महतो। तो ये सेंटेंस भी आपने याद रखना है और ये भी याद रखना है कितने में लालटेन खरीदी महतो। तो ये किससे पूछा है, तो यहाँ लिखोगे ग्रामीण जो टोले से या फुटंगी झा ने किससे पूछा, पंचों से पूछा कि कितने में लालटेन खरीदी महतो। उसके बाद में देखते नहीं है पंच लहर है, ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताब करते हैं, अपने घर की छिपरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंच लैट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए, औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी काम काज छोड़कर दौड़े आए। चल रे चल, अपना पंच लाइट आया है, पंच लाइट। छड़ीदार अग्नू मत्तो रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से छूछाहट करो, ठेस न लगे। तो यहाँ क्या है कि वो गांव में लालटेन लेकर पहुँचती हैं तो बामन की टोली जो है कि आगे सब खड़े हो जाते हैं और क्या है कि घमंड करने लगते हैं। ताप का मतलब होता है घमंड करना, और अपने घर की छिपरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वो पंचों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो तो दूसरे व्यक्ति की जो चीज़ है उसे तो मामूली चीज़ समझते हैं, पर अपने घर में अगर छोटी सी जो चीज़ भी लेके आएंगे तो उसको भी क्या है बड़ा नाम देते हैं। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी जो है काम काज छोड़कर, सारे के सारे क्या है काम काज छोड़कर दौड़कर क्या है देखने आए कि क्या लेकर आए हैं। और कहा पंचलैट, सभी आपस में बात कर रहे हैं कि यह पंचलैट जो है वो क्या है। छड़ीदार महत्व रहकर लोगों को चेतावनी देने लगा। तो क्या है कि छड़ीदार क्या है लोगों को कहता है, चेतावनी देता है कि हाँ इससे दूर रहो, जरा दूर रहो, इससे क्या है हाथ नहीं लगाना है, अगर कहीं छूने से क्या है इसे ठेस लग जाएगी। तो ये सारी बातें कौन कहता है, छड़ीदार कहता है लोगों से, जो भी और मर्द बच्चे जो हैं बूढ़े सभी के सभी जो पंचलाइट देखने आए हैं उनसे कहते हैं। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। तो क्या है कि सरदार जो है यहाँ अपनी स्त्री से कहता है सांझ को पूजा होगी, सांझ शाम को जो है पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका पीढ़ी लगाओ। टोले की कीर्तन मंडली के मुलगैन ने अपनी भक्तिया पक्षकों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा, बेताले लोगों से पहले ही कह देता हूँ, यदि आखिर धरने में टेढ़ मेढ़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार। तो यहाँ पे कहा है कि सरदार यहाँ अपनी पत्नी से कहता है कि जाओ नहा धोकर जो है शाम को पूजा है और इकट्ठे हो जाओ, और जो मुलगैन है, मुख्य गायक हैं या जो भक्त हैं क्या है कि वो आएंगे शाम को और पंचलाइट की रोशनी के अंदर क्या है कीर्तन करेंगे, और बेताली लोगों से पहले ही कह देता हूँ
बेताले का मतलब होता है कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं, जिनका स्वर जो है वो ऊंचा है, वो क्या है गलत ना बोल दे, कहीं गलत जो अक्षर है उनको गलत ना बोल दे, तो दूसरे दिन से एकदम बैकआउट, कि जिसने भी जो है वो गलत अक्षर बोले या जिनका स्वर ऊंचा है उन्होंने कोई हेर फेर की, तो उनका जो दूसरे दिन से क्या है बैकआउट क्या है कि उनको निकाल दिया जाएगा, उनको वहाँ पर नहीं रहने दिया जाएगा।